अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है तमाम देखने वाले अच्छी सेहत में हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। और हमारी भी यही दुआ है कि अगर कहीं पर किसी घर में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो अल्लाह ताला तमाम लोगों की जो मुश्किलात है उनको आसान करे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आजकल बड़ा ट्रेंड है अपने ब्लॉग्स बनाने का, यूट्यूब वीडियोज़ बनाने का। हर शख्स के हाथ में एक कैमरा है और कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, कोई ज़ाहिरी तौर पर माहिर नफ्सियात बना हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस शेयर की जाती हैं। और वीडियोस वही शेयर की जाती हैं जो टारगेट ऑडियंस है। पता है कि भी ख़वातीन जो है वो मसले सुनेंगी कि शौहर बीवी का झगड़ा कैसे होता है, शौहर को काबू कैसे करना है, ब्ला 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 ब्ला। और ख़वातीन देखती भी हैं। कभी किसी ने किसी मर्द के मसाइल पर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मर्दों के पास यूजली इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी साइकोलॉजिस्ट का 10 to 20 मिनट्स का लेक्चर सुने। अच्छा, ये बात मेरी ऑब्जर्वेशन में काफ़ी देर से है। बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जब दूसरों से सुनते हैं तो हम उस पर अमल करते हैं, हमें समझ आती है, विच इज़ वेरी गुड। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मैंने बेतहाशा ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें मोहब्बत के बारे में बात की जाती है। मर्द और औरत का जो ताल्लुक़ है, जो उनमें मोहब्बत है, जो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, उस पर बहुत सारी वीडियोस मिलियंस में व्यू पाती हैं। मोहब्बत नो डाउट इट्सेल्फ अ ब्यूटिफुल फीलिंग, लेकिन हम हमेशा मर्द और औरत की मोहब्बत का ही जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि इस पर हमें रेटिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि जो प्यार है या जो मोहब्बत है, ये कितना खूबसूरत जज्बा है, कितनी खूबसूरत कैफियत है, और ये सिर्फ मर्द औरत के अलावा या आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है। हम कभी किसी और से मोहब्बत की बात नहीं करते हैं। हमने इसको इतना महदूद क्यों कर दिया है? मोहब्बत आपको किसी भी शख्स से हो सकती है, आपके पड़ोसी से भी, जानवर से भी, लेकिन हम बात नहीं करते। ये एक ऐसा जज्बा है, ये एक ऐसी कैफियत है जो आप में रहमदिली पैदा करती है। और इंसान की इंसान से मोहब्बत होना, इस कायनात से मोहब्बत होना, पूरी दुनिया से मोहब्बत होना, हर छोटी छोटी चीज़ से मुतल्लिक़ हसासियत पैदा होना, बिलाखिर आपको खुदा की मोहब्बत की जानिब लेकर जाती है। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। हमें थोड़ा सा रहमदिली का, मोहब्बत का जज्बा बाकी मखलूक़ात के लिए भी अपने दिल में पैदा करना चाहिए। और फिर आप देखेंगे ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। जनाब, अब बढ़ेंगे ज़रा प्रोग्राम में हम थोड़ा सा आगे और प्रोग्राम का करेंगे बाकायदा आगाज़। तो एक बहुत अच्छी खबर मौसूल हो रही है बिलाखिर, जो कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें मौसूल होती रही, लेकिन वो ज़्यादा देर खुशी बरकरार ना रह सकी। और ख़बर यह है कि जनाब अब जो बच्चे कर रहे थे बड़ी देर से आराम, अब जनाब वो हो जाएं तैयार, क्योंकि अब कल से यानी कि 16 सितंबर से जनाब सारे बच्चों के स्कूल्स होने वाले हैं ओपन। और बाकायदा वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद की जानिब से इसका ऐलान भी किया जा चुका है कि 16 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने पैगाम भी जारी किया और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही कि बिलाखिर अब जहाँ जहाँ मुल्क में तालीमी इदारे बंद थे अब वो जनाब खोल दिए जाएंगे। और इस हवाले से जो हिदायत है उसका भी सिलसिला जनाब जारी कर दिया गया है। अब जनाब सूरत हाल ये है कि वज़ीर तालीम ने इसके साथ साथ ये भी बताया कि इस बार फेल होने वाले तलबा को रियायती तौर पर 33 नंबर देकर 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तहानात पास करने का फैसला किया गया। अब ये थोड़ी सी जो है वो सूरत हाल कुछ चेंज दिखाई दे रही है। बहरहाल इसके ऊपर ज़रा तज्जिया लेते हैं, ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाती चलूं। काशिफ मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के इस हिस्से में, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर, आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि ये इदारे कोरोना की सूरत हाल की वजह से, ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट दैट, कि इस वजह से ये बंद किए गए। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, अब किस बुनियाद पर फैसला किया गया है कि स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे? कोविड स्टिल देयर और पूरा साल सिलसिला चलता रहा, हमने देखा। पहली बात तो ये थी कि ये कोविड की वजह से इस दफा ये तालीमी इदारे बंद नहीं हुए। सिंगल नेशनल करिकुलम की अदम दस्तियाबी की आड़ में उन्होंने कोविड का नाम दे लिया। और एनसीओसी का तो अपना डाटा 8.5% कह रहा था अगस्त, और बाद में जिस वक्त बंद हुआ तो ये 6.2 पर आ चुका हुआ था। तो अब तो इनके पास जवाब ही कोई नहीं था, वो अवामी रद्द अमल था। और ऑब्वियसली आपका मीडिया ने इन चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली हाईलाइट किया, तो फिर इनको मजबूरन खोलना पड़ा है। और यही वजह है कि अब जब खोलने की तरफ ये आ रहे हैं तो साथ ही इन्होंने एक दूसरी भी जो चीज़ की है जिसमें बच्चों को एग्जाम के हवाले से जो एक उन्होंने एग्जाम्पशन दे दी है कि जो बच्चे पास नहीं होंगे उनको भी जो है वो पास कर दिया जाएगा।
तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन को बर्बाद करने का एक वाज़ेह कदम है कि आप एक ऐसा पाकिस्तान बना रहे हैं कि कहा जाता है कि जब कौमों को बर्बाद करना हो तो उसका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दो। तो ये बज़ाहिर जो वज़ारत तालीम के इक़दाम दिखाई दे रहे हैं वो बर्बादी ही की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक ऐसी कौम को जिसको आपने उनकी औलादों को नस्लों को आपने लास्ट ईयर भी विदाउट असेसमेंट आपने प्रमोट किया। इस साल पहले तो स्मार्ट सिलेबस किया, फिर उसके बाद आपने उसको आधे पेपर जो थे वैसे छोड़ दिए, उसका एग्जाम नहीं लिया और बाकी जिनका एग्जाम लिया गया है उनको भी आप ये एग्जामिशन दे रहे हैं कि वो पास आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने बिल्कुल ब्लैंक पेपर छोड़कर आया है इसका और वो फर्स्ट या वो आगे जाके डॉक्टर बनता है या वो इंजीनियर बनता है। काशिफ साहब यही तो सवाल या निशान है कि फिर किस मेरिट पर फैसला किया जा रहा है, हुकूमत ने किस बुनियाद ये डिसीजन लिया और बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट भी की जा चुकी है। अब तो मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब के विजन को बर्बाद करने पे जब कुछ खुल जाए तो फिर वो ऐसे इकदाम करें ना, इससे कुछ दुआस नहीं बनता। क्यों आपने ऐसा किया? ऐसी क्या चीजें हुई? आपके जलसे जुलूस तो चल रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं, मुल्क भर में जो है एक्टिविटी चल रही है, बच्चों की तालीम के ऊपर क्यों कारीवार हमेशा किया जा रहा है? हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। ये तो इस तरह है कि हमारी, तो मैं नहीं कहता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस लागर सिस्टम के अंदर आपने उसकी जो बिसातियां भी उससे खींच ली हैं। आप अगर एक बच्चे को बगैर असेसमेंट के पास आउट करेंगे तो उसके अंदर सीरियसनेस जो पढ़ाई की है वो तो खत्म हो जाएगी। हम क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि वो बच्चों को डिग्रियां बेचेगी और मैरिट कैसे बनेगा? मैं आपसे ये कह रही हूँ, 10वीं और जो 12वीं के जो इम्तिहानात होते हैं वो आपके पूरे करियर का फैसला, आपके मुस्तकबिल का फैसला उसके ऊपर होता है। यूनिवर्सिटीज किस बुनियाद पर दाखिला देंगी, बच्चों का जो है वो मैरिट क्या होगा, ये पॉलिसी कुछ वाज़ेह दिखाई नहीं दे रही है, हुकूमती पॉलिसी। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा क्या होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं या आपकी नजर में क्या बेहतर फैसला है? देखिए जी, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पूरी दुनिया के अंदर ये है और सक्सेस जरूर है कि अगर असेसमेंट का जो निजाम है वो मजबूत होता है। असेसमेंट आपकी कैपेबिलिटी को जांचने का तरीका होता है, उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत बेहतरी की गुंजाइश है इस सिस्टम के अंदर। आपको बच्चों की नॉलेज और उसके साथ उनकी तरबियत दोनों को इक्वलेंट करके फिर आपको असेसमेंट करनी चाहिए। पहले तो असेसमेंट सिस्टम जो मौजूदा हमारा चल रहा है ये बिल्कुल रट्टा बेस है, नंबर बेस है। इसमें बच्चों की यादाश्त को तो आप जांचते हैं लेकिन उसकी एबिलिटी को जज नहीं किया जाता है। एक तो इसको रीवैल्यूएट करने की और बिल्कुल नए सिरे से रीबिल्ड करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी चीज ये जरूरी है कि जब तक आप बच्चों के अंदर तालीम की ये आगाही नहीं देंगे कि उनको डिग्रियां नहीं सिर्फ चाहिए, उनको इल्म भी चाहिए। और इल्म आपका आता है तालीम और तरबियत के यकसा इकट्ठे करने से। अभी तो हमारे सिस्टम भी चूंकि अलग है, लिहाजा एक तो इनको फौरी तौर पर असेसमेंट को जो है बरकरार रखनी चाहिए, बेहतर शक्ल में करनी चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास स्कूल, आपके पास लगभग 3.25 लाख है पूरे पाकिस्तान में, पब्लिक और प्राइवेट मिला के। आपके पास 10,000 सारे कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, तो ये बच्चे जो पास आउट होकर ऊपर आएंगे वो कहाँ जाएंगे? फिर 10,000 के बाद आपके पास लगभग 225 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये बड़ा एक अजीब पैनिक क्रिएट होगा, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत की हुई है और जिन्होंने दिन रात एक करके कोविड के अंदर अपनी तालीम, अपनी मेहनत के साथ अच्छे नंबर लिए होंगे। उनके मुकाबले में वो बच्चे भी पास होके उस लाइन में एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे जो कि उसकी एबिलिटी नहीं रखते। और सबसे खतरनाक बात यह है, जब आप ये रवश कायम करेंगे आने वाले दिनों में ये प्रेसिडेंट बनेगी, हमेशा हर दफा इस प्रेसिडेंट की बलबूते अगली मरतबा भी यही जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। और फिर वो जो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा या किसी भी प्रोफेशन में जाएगा, बिल्कुल तो उसको ये जो रास्ता दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, ये सवालिया निशान तो देखें ऑलरेडी लग चुका है ना, बच्चों के मुस्तकबिल की अगर बात की जाए या हमारे स्कूल सिस्टम की बात की जाए या ऑनलाइन निज़ाम तालीम की बात की जाए तो क्वेश्चन मार्क इज़ ऑलरेडी देयर। तो ये एक जो ऑनलाइन तालीमी सिलसिला भी हुआ ये महज सिर्फ एक खुशफहमी थी जस्ट फॉर पेरेंट्स, बच्चों के लिए कि भाई कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चों का कितना जो है वो टाइम ज़ाया हो गया इसकी वजह से और कितना नुकसान हुआ, अब ये अब इस पर क्या किया जाएगा? एक ऐसे मुल्क में जहां पे 7.5 करोड़ बच्चों का आईनी तालीमी हक है, 25 आर्टिकल ग्रेड 5 से 16 तक रियासत ने देना है, उसमें से 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। पहले 10,000 स्कूल हमारा मजीद बंद हो गया इस पेंडेमिक में, प्राइवेट स्कूल 15,000 स्कूल हमारा मजीद बंद होने जा रहा है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत कंटोनमेंट के इलाकों से स्कूलों को निकाला जाएगा। और 10,000 स्कूल सिंध में, अभी आपने कल ये शायद देखी असेंबली में भी इसकी गूंज सुनाई थी कि 10,000 जो उन्होंने नॉन फंक्शनल स्कूल हैं उनको फंक्शनल नहीं किया बल्कि उनको बंद करने की जो बात की गई,
तो एक ऐसे मुल्क में जहां 2.5 करोड़ बच्चा होगा स्कूल है, 35,000 स्कूल जो चल रहे थे उनको बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसे मुल्क में हम उससे क्या तो करेंगे? होना तो ये चाहिए कि इस वक्त भी आपकी आबादी में 60% इजाफा हुआ है 25 सालों में। 2 लाख मजीद स्कूल चाहिए हमें उस आबादी के लिहाज से, हमें 25 लाख नए टीचर चाहिए और 70% मिसिंग फैसिलिटीज दूर हों। तो जब आपकी तालीम प्रायोरिटी नहीं होगी तो आप जो मर्जी भी तजावीज देते जाए, रिकमेंडेशन देते जाएं, उसमें अमल दरामद नहीं होगा। होना तो ये चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा खूबसूरत एक विजन था, सिंगल एजुकेशन सिस्टम। करिकुलम तो उसका एक पार्ट था, बाकी आउट ऑफ स्कूल बच्चों को भेजने की प्राइम मिनिस्टर ने अभी पिछले दिनों ये बात की, वो बहुत जरूरी है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी धारे में लाए, वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो रहे हैं, वो क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है। दूसरी बात ये आपको टीचर को सेव करने की, हमारे 7 लाख टीचर जो हैं इस कोविड के दरमियान ये फील्ड छोड़ गए इस डिसकंटिन्यूटी की वजह से। ऑनलाइन का इन्होंने ड्रामा किया हुआ है, ऑनलाइन आपके 2% एलीट तबके के पास है, वो भी चीखते रहे कि हमें कुछ समझ नहीं आई, और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ऑनलाइन का। आपके पास नेट फैसिलिटी पूरे जो पाकिस्तान के अंदर हाउस होल्ड है 14% है। बिल्कुल। अच्छा काशिफ साहब, आप समझ सकते हैं कि चूंकि हमने 2 साल तो कोविड की वजह से स्कूल्स इस साल भी 6 बार बंद हुए और उसके बाद खोले गए, मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा। आपको ये लगता है, डू यू एग्री कि बेहतर स्ट्रैटेजी या पॉलिसी नहीं बनाएगी? बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। यूके में आप देखें कि सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका है, वहाँ पे लोग वैक्सीनेशन भी लगवा रहे हैं, स्कूल्स भी ओपन है, मॉल्स भी ओपन है। तो ये पाकिस्तान में ही क्यों बच्चों का जो तालीमी निज़ाम है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है? लास्ट आप देखिए, ये मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये इमरान खान साहब के विजन में कोई शक नहीं, उनकी जो इम्प्लीमेंट करने वाली वजारत तालीम है ये नाहल और जाली रस्मों के ऊपर बेस करती है। इन्होंने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए हैं। आप मुझे बताएं, एमसीओसी का अपना डाटा कहता है कि हमारा 95% टीचर वैक्सीनेटेड है। एसओपीज के ऊपर अमल दरामद की जो तारीफ है वो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने भी की और असद उमर एमसीओसी के चेयरमैन समेत तमाम वज़राए तालीम ने की। तो ये फिर तालीम ही वो क्यों हिट करते हैं? इनके जलसे जुलूस तो खुले रहते हैं। अभी ये आपके कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, अभी अब इनके पीडीएम के इलेक्शन हुए हैं, बड़े बड़े जलसे जुलूस लाखों के होते हैं। तो जिनको अवाम का दर्द खटकता है वो हमारी औलादों के ऊपर भी तर्स खाएं और उनको खुदा का खौफ दिलाता हूं कि हमारा 7.5 करोड़ बच्चे का आईनी ये आपका फर्ज है उनको तालीम देना, उनको तालीम दें जो कि फंडामेंटल राइट है, किसी भी सूरत में तो नहीं हो सकता। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे पहले तालीमी इदारे बंद और सबसे आखिर में उसको खोलते हैं। हमारे ऊपर बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी नाला दिखाई दे रहे थे। ये जो फैसला सामने आया है जो गवर्नमेंट की जानिब से कि 33% के साथ बच्चों को जो है वो 10वीं और खासकर 12वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तहान के पास करने का जो फैसला किया गया, इससे जो है वो क्वेश्चन मार्क यकीनी तौर पर बच्चों के मुस्तकबिल पर लग चुका है। देखना यह कि इसको चैलेंज किया जाएगा या ये इसी तरीके से फैसला बरकरार रहता है। ताहम कल से स्कूल्स खोलने का फैसला जनाब हो चुका है 16 सितंबर से। इसके साथ ही हम प्रोग्राम में चल रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के जाने वक्फे के बाद, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली एक हौलनाक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी और उसके ऊपर बात भी करेंगे। स्टे विद अस। साथ शेयर की गई कल रात को और आज सुबह भी मैंने वो वीडियो देखी और ये वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। और ये वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से तमाम वालिदैन या जो लोग इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अपने आप से एक सवाल करने की ज़रूरत है और अपने गिरेबान में सिर्फ एक मर्तबा झांकने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। इस पर आगे सवालिया निशान लगाइएगा। मैं गुफ्तगू करूंगी इस पर, लेकिन वीडियो में चाहूँगी कि पहले ज़रा प्ले करें और फिर मैं मंजर कशी करती हूँ, बताती हूँ आपको कि वीडियो में एक्चुअली सिलसिला क्या हो रहा है। ज़रा वीडियो जनाब पहले प्ले कीजिएगा। ये कराची की वीडियो है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो वही चीज़ रिपीट करवा रहा है। इस वीडियो का जो ऑडियो है वो भी मैं आपको लाजमी तौर पर सुनवाती, लेकिन उसमें इतनी फौहश गालियाँ इस बच्चे के बाप की जानिब से बोली जा रही हैं कि हम नेशनल टेलीविजन पर इस वीडियो का जो साउंड है या जो ऑडियो है वो आपको नहीं दिखा सकते हैं। अब ये कितना घिनौना फेल है। कभी ये हमने सोचा है कि बाप ने एक शख्स पर तशद्दुद किया, जो भी कसूर हो उसका, जो भी उसकी गलती हो, लेकिन बच्चे से इस तरह का अमल करवाना, ये फेल करवाना, क्या ये जस्टिफाई है? क्या ये सही है? कभी ऐसे आदमी ने क्या सोचा नहीं कि वो
जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसका रवैया किस तरह से होगा, या ये क्या तरबियत कर रहा है अपने बेटे की। और बच्चा आप देखें मुसलसल एग्रेसिव वे में उस आदमी को मारता पीटता चला जा रहा है। गलबन जो डिटेल सामने आ रही है वो यही है कि ये मेहनत का शख्स और कामकाज के सिलसिले में इस घर में मौजूद था, जहां पर उससे जो भी गलती हुई होगी, जो भी कोताही हुई होगी, उसकी सजा जनाब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिल रही है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मार्क है हम तमाम पेरेंट्स के लिए कि आज जो आप भाई बोगे कल वही काटना पड़ेगा। तो ये एक नहायत ही गलीज हरकत है, मैं तो समझती हूँ उस आदमी की जानिब से, क्योंकि बच्चे को तो आप जो सिखाएंगे जो बताएंगे वो उसी को फॉलो करेगा। नहायत ही मजम्मत हम करते हैं जनाब इस वीडियो की, इस फेल की, और पेरेंट्स के लिए जनाब यहाँ पे एक बड़ा इट्स क्वेश्चन मार्क है हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से कर रहे हैं। बहरहाल आप प्रोग्राम में अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक खातून से जनाब अब इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, इस प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और ख़वातीन किसी भी शोबे में हो, आई बिलीव कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, किसी भी शोबे में जाएं वो मर्दों से कम नहीं है, अपना नाम बना रही हैं, मुल्क का नाम भी रोशन कर रही हैं। और ऐसे में निदा उस्मान साहिबा एक ऐसी खातून है जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। महमूद असलम साहब की जनाबी साहबजादी हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तस्वीर भी आप देख सकते हैं इस वक्त न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर। जनाब बैनुल-अक़वामी सबर मुल्क का नाम रोशन इन्होंने किया है और पाकिस्तान की नौजवान खातून वकील हैं जनाब ये रहनुमा निदा उस्मान चौधरी, जिन्हें ऑस्ट्रिया में बैनुल-अक़वामी इदारे विमेन इन लॉ ने एकेडेमिया की कैटेगरी में जस्टिशिया अवार्ड से नवाजा है। और ज़रा इस अवार्ड से मुतल्लिक और इनके एहसासात से मुतल्लिक भी हम इनसे बात करेंगे। और ये भी आपको बताएं कि निदा ने कानून के शोबे में ख़वातीन वकला के लिए नए मौक़े, नुमाइंदगी और तरक्की के लिए काम कर रही हैं और बहुत एक्टिव इसमें दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं जनाब निदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। निदा कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस शो, थैंक यू सो मच फॉर कंग्रेचुलेटिंग मी फॉर दिस अचीवमेंट। बहुत शुक्रिया आपका। निदा हमें सबसे पहले तो ये बताएगा ये जो अवार्ड आपको मिला है ये किस बुनियाद पर अवार्ड दिया जाता है और इसके साथ साथ आप क्या करिए, कितना सोशली एक्टिव हैं? ये अवार्ड देखिए, खवातीन को किसी भी मुल्क से इन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, खवातीन वकला को। और ज्यादातर फोकस इन अवार्ड्स का जो है वो उन खवातीन वकला की तरफ है जो अपने काम के जरिए दूसरों को मुतासिर भी कर रही हैं और चेंज और इम्पैक्ट लेकर आ रही हैं। जैसे हमारा यहाँ पे विमेन लॉ इनिशिएटिव जो है वो 2016 से काम कर रहा है, खास तौर पे खवातीन वकला की नुमाइंदगी के लिए, क्योंकि जो हमारी ऊंची सतह के ओहदे हैं, लीडरशिप पोजीशंस हैं, बार काउंसिल की, जुडिशरी के अंदर जजेस की तैनाती का भी मसला जैसे है, आप देखें तो ऊंची सतह पे हमें खवातीन वकला कम नजर आती हैं। तो उस हवाले से हमारी जो खिदमात है उनको मद्देनजर रखते हुए हमें नॉमिनेट भी किया गया और फिर जब इसका हकदार करार दिया तो बहुत खुशी हुई हमें कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको हम लेके चल सके और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है उसकी रिकॉग्निशन हुई है। दैट्स ग्रेट और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है निदा, ट्रस्ट मी, आपके अब्बा जी के साथ, यानी कि जो महमूद असलम साहब हैं, कौन जनाब महमूद साहब को नहीं जानता। हम कुछ तस्वीर भी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, यूजली कहा जाता है लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में, बाप और बेटी की मोहब्बत बड़ी एक लाजवाल होती है कि पापा की परी हूँ मैं, तो ये बड़ी प्यारी टर्म है। लेकिन मेरे ख्याल से जो आजकल की जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं 2021 की, अगर कहा जाए कि पापा का फख्र हूँ मैं, तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा और आपने ये बात प्रूव भी की है। जी बिल्कुल, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि उन्हीं की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और दुनिया में अपना नाम बनाए। उन्होंने शुरू से ही हमें तालीम की तरफ बहुत जो है उस पर तवज्जो दी और अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और हमेशा ये कोशिश की कि हम अपने फैसले खुद कर सकें, हमें खुद एतमादी हो, हम हर तरीके से मतलब अपने आप को, क्योंकि वो मोहताजी से बहुत डरते थे, तो वो कहते थे बेटा हो बेटी हो हर काम आना चाहिए, ताकि अल्लाह से बस इसी चीज की दुआ करो कि कोई किसी का मोहताज ना करे। तो इसलिए कभी कोई किसी किस्म का फर्क नहीं किया, बल्कि हमेशा हमें इनेबल किया और इस काबिल बनाया कि हम अपने आप को किसी भी हाल में पाए तो हम अपने आप को मैनेज कर सकें और सरवाइव कर सकें। अच्छा निदा, यूजली हम देखते हैं कि डॉक्टर के जो बच्चे होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, एक्टर्स या जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उसी फील्ड में जाएं। तो आपके वालिद साहब भी एक लंबे तवील अरसे से ड्रामा इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, तो कभी उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया या आपकी भी ख्वाहिश हो कि आप भी जो है वो फिल्म नगरी या ड्रामा नगरी जनाब ज्वाइन करें, तो वकालत ही क्यों?
देखिए, हमारे यहाँ इस मौसम में ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि पेरेंट्स का शैडो अक्सर बच्चों पे कास्ट किया जाता है, जबकि हर बच्चे की आप देखिए मुनफरिद शख्सियत होती है, उसकी अपनी ख्वाहिशात हो सकती हैं। और इस हवाले से मेरे अब्बू भी बड़े क्लियर थे, तो कभी कोई चीज हम पे मुसल्लत नहीं की गई। और मेरे भाई को, जो कि म्यूजिक कंपोजर भी है और वीडियो गेम्स डिजाइन करता है, वो उसको उस तरफ जाने की पूरी इजाजत दी। और मेरा क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा से सोशल जस्टिस और मुआशरे में बेहतरी लाने की तरफ था, तो वकालत का जब मैंने इंतखाब किया तो उसमें भी मुझे भरपूर सपोर्ट किया गया। वैसे एज अ चाइल्ड स्टार मैंने उनके साथ काम किया है, अपने भाई की एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया, तो मेरा ख्याल है दोनों चीजें साथ साथ लेके चली हूँ। लेकिन बाकायदा प्रोफेशन के तौर पे बिल्कुल मुझे पूरी आजादी थी कि मैं खुद चूज करूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये थी। अच्छा निदा, आपने एक जगह बात करते हुए अपने इंटरव्यू में आपने कहा कि मैंने बचपन से ही हक के लिए लड़ना सीख लिया था। दैट मीन्स कि आप बड़े क्लियर थी अपने गोल को लेकर। तो क्या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ या कुछ आपने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, आई हैव टू चूज दिस प्रोफेशन और इस तरह से मुझे करना है? पता है, मेरे ना बचपन से ही जिस किस्म के मेंटर्स रहे, जिस किस्म के रोल मॉडल्स रहे फैमिली में भी और मेरे इर्द गिर्द, जैसे डॉक्टर रुबीना साइगल साहिबा का आपको पता होगा, मेरी वो खाला है, तो उनका जाहिर है एक तो बहुत ही ऐसा किरदार था, बचपन से ही उन्होंने मुझे मुतासिर किया। और जब मैं देखती थी उनकी किताबें छप रही हैं, उनको बाहर से इन्विटेशन आ रही हैं, और किस खलूस के साथ वो खवातीन के हुकूक के लिए बात करती थी, तो क्योंकि वालिदैन की तरफ से भी तालीम पे तवज्जो थी और फिर इस तरह के खवातीन हमारी फैमिली में मौजूद थी, तो इस वजह से मतलब बचपन से ही मेरे अंदर ये मतलब अवेयरनेस भी थी, आगाही भी थी, इश्यूज का भी आइडिया था। तो शुरू से ही बस वो होता है ना, जिस किस्म का रुझान हो फैमिली में, जिस किस्म के रोल मॉडल्स हो, वो फिर आपको मुतासिर करते हैं और आप उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो बस मेरी भी यही छोटी सी कोशिश है। अच्छा निदा, हमें इस अवार्ड के बारे में भी बताइएगा और खासकर अपने एहसासात के बारे में भी बताइएगा। वाज दिस एक्सपेक्टेड? आपने सोचा था कि ये आपको मिलेगा? और जो है क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, क्या आपके तासुरात और ख्यालात थे? मैं सच्ची में बहुत खुश थी, इसलिए कि बहुत मेहनत किया हम सब ने। मतलब मैं रिप्रेजेंट करती हूँ विमेन लॉ को, तो ये मैं अपनी इंफरादी जो है कामयाबी नहीं समझती, मैं समझती हूँ इसमें जितने लोग मेरे साथ थे, मेल लॉयर्स थे, फीमेल लॉयर्स थी, उन सबकी जो है इसमें कंट्रीब्यूशन थी बराबर की, और इसलिए उनकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला। और साथ ही फिर आप देखें बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नहीं सिर्फ बल्कि ये साउथ एशिया की भी नुमाइंदगी का मौका मिला, क्योंकि इस खत्ते से बस मेरा नाम शामिल था और हमारे इनिशिएटिव का नाम शामिल था। तो यकीनन जब बैनुल-अक़वामी सतह पर जाहिर है आपका काम आगे बढ़ता है, जब ऐसी रिकग्निशन मिलती है तो और ज्यादा मौके जो है वो खुलते हैं, आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। तो उसकी मुझे बहुत खुशी है कि हम इससे इंशाल्लाह फीमेल वकला को हम आगे लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं निदा। यकीनी तौर पे आपके वालिद भी आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो जिस तरह से आपने बताया कि उनका हमेशा से आपको सपोर्ट रहा और जो आप करना चाहती थी, उनकी जो उन्होंने हमेशा उसकी एहतराम किया आपकी उस विल का, और इजाज़त दी कि आप अपनी मर्जी से, आप जिनके बच्चे हैं वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो जो अब्बा के इतने सपोर्ट पर निदा जो है वो इस वक्त उनको लाइव टीवी शो में क्या पैगाम देना चाहेंगी या क्या कहेंगी? अपने वालिद को बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें मतलब इतने साल पहले, जाहिर है जब हम बड़े हो रहे थे तो तब बहुत सारी माशरे में इतनी चीजें नहीं थी, इतने मौके नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें कोई फर्क नहीं किया, मेरे में और मेरे भाई में, और वो मौके दिए और तालीम की तरफ हमारा रुझान जो है वो किया। तो इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहूंगी कि जो भी सबक उन्होंने हमें सिखाए वो बस मतलब अपनी जिंदगी में हम आगे अपने बच्चों को वो चीजें सिखा सकते हैं। ग्रेट निदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू वेंचर्स जो भी आप इंशाल्लाह करने वाली हैं। और जनाब पेरेंट्स, हम हमेशा अपनी जो ख्वाहिशात होते हैं ना, हम अपने बच्चों पे इम्पोज कर रहे होते हैं, उन पर थोप रहे होते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये कर ले वो कर ले। तो बच्चों की ख्वाहिशात का ख्याल रखना और उनमें किस तरह का टैलेंट है या हुनर है, और उसको फ्री विल देना कि वो कर सके अपने करियर में, मेरे ख्याल से ये बड़ी बात होती है। इसके साथ ही बढ़ेंगे जनाब प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, जिसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो हमारे मुल्क का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो एक बड़े मसले में हमेशा दिखाई देते हैं। वो मसला ये है कि डिग्रियां हाथ में हैं लेकिन नौकरी उनके पास मौजूद नहीं है, और वो अपनी डिग्रीज उठाए कभी एक दफ्तर और कभी दूसरे दफ्तर जाते रहते हैं। और यही कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान में नौकरियों के मौके मौजूद नहीं हैं, पाकिस्तान में बच्चों का रोशन मुस्तकबिल नहीं है, ब्राइट फ्यूचर नहीं है। और ऐसे में बहुत सारे जो कि अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो हमारी एलीट है, वो नौजवान बाहर यानी कि अब्रॉड का रुख कर लेते हैं नौकरी की तलाश में, जबकि जो मिडिल क्लास तबका है वो हमेशा इसी चक्की में पिसता दिखाई देता है कि पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और फिर कारोबार के बारे में सोचा जाता है। और इसी चक्कर में अपनी जिंदगी के जो इनिशियल साल हैं या जो शुरू के साल हैं वो जो है वेस्ट करते हुए नौजवान दिखाई देते हैं। तो असल में हमारे नौजवानों के पास अपॉर्चुनिटी का फुकदान क्यों है, या ये मसला क्यों है हमारे यंगस्टर्स को नौकरियों के हवाले से या बिजनेस के हवाले से, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं इन कॉन्वर्सेशन न्यू पाकिस्तान में, वो सोशल मीडिया पर की आपको पता है जानी मानी शख्सियत हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जिनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि नौजवान क्यों बार बार इस बात की शिकायत करते दिखाई देते हैं कि हम क्या करें, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज बड़ी समझनी जरूरी है, मैं आपको मिसाल के जरिए समझाने की अर्ज करता हूं। देखिए, पंजाब के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज की तकरीबन 3500 सीटें हैं। फर्ज करें एफएससी या ए लेवल में तमाम बच्चे 99% और 100% के दरमियान नंबर ले लें, फिर भी वो 3500 सीटें ही ऑक्युपाई होंगी, और बाकी सारे लोग जिनके 99.7% मार्क्स भी होंगे उनको दाखिला नहीं मिलेगा। ये बात समझनी हमेशा जरूरी होती है कि किसी भी मुआशरे में जॉब्स जो हैं वो हमेशा लिमिटेड होती हैं। अगर आप जरा डीप इस प्रॉब्लम को देखें, हमें 2-3 चीजों में बहुत बुरी प्लानिंग हमने की है। नंबर 1, नई जॉब क्रिएट करने के जो तरीके हैं वो नहीं हमने अडॉप्ट किए। नंबर 2, हमने आबादी पर कंट्रोल नहीं किया। पिछले बहुत अरसे, जब मैं बहुत छोटा सा था तो बाकायदा मूवमेंट चलती थी जिसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की जाती थी। पिछले बहुत अरसे से कोई कोशिश नहीं की गई। अब आबादी बढ़ती जा रही है, आपके पास एक कार है, उस कार में एक मियां बीवी बैठते थे, फिर उनका एक बेबी हो गया, अब वो 3 बैठते थे, फिर एक और बच्चा हो गया, फिर वो 4, फिर 5। अब फर्ज करिए उस कार के अंदर 15 बंदों को घुसाना हो तो उस कार में 15 बंदे कैसे घुस सकते हैं? तो इसलिए हम जो मर्जी कर लें मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, देखें यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका का भी इशू है, जॉबलेसनेस यानी बर्तानिया का भी इशू है। किसी भी मुआशरे के अंदर आबादी अगर बहुत स्पीड से बढ़ती रहेगी तो फिर हमें उसके पैरेलल जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, चूंकि ये नहीं हो सकता पैरेलल, दूसरी क्या जो आपके सवाल का जवाब है ताकि हम थोड़े वक्त में किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, वो ये है कि हमें जरूर नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नौजवानों को स्किल्स सीखनी चाहिए। और स्किल्स, अगर आप स्किलफुल हैं तो आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपके रोजगार का मसला हल हो जाएगा। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, यानी 10वीं नहीं। बिजनेस इज समथिंग एल्स और स्किल अलग है। आप फोकस कर रहे हैं कि स्किल लाजमी होना चाहिए, यानी कि हुनर हाथ में लाजमी होना चाहिए। चाहे वो बिजनेस की स्किल ही हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल ही हो, चाहे किस तरीके से माल खरीदना है, आगे कैसे बेचना है, चाहे ऑनलाइन स्किल हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल हो। और ये बात बहुत अरसे से की जा रही है कि इल्म हासिल करने का मकसद रोजगार हासिल करना। जब तक हम समझते रहेंगे हम सही तरीके से इल्म भी हासिल नहीं कर सकते और सही तरीके से रोजगार भी हासिल नहीं कर सकते। इल्म के जरिए अपने सीवी को बनाना, इल्म के जरिए अपने प्रोफाइल को बनाना, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि इल्म के जरिए अपने आप को बनाना। अगर हम अपना आप हमारा बन जाएगा और हम स्किल सीख लेंगे। ये बात हमारे जहन में क्यों आ रही है कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए? इसकी बुनियादी वजह हमारा
मैं बात मुकम्मल कर लूं बेटा। पिछले कुछ 100-200 साल के साथ जो हम गुलामों में रहे हैं ना, हम गुलाम रहे हैं, तो हमारे जहन के अंदर, सब कॉन्शियस के अंदर एक नेशनल कैरेक्टर में आ गया है कि सरकारी नौकरी चाहे चपड़ासी भी बन जाऊं तो कम से कम मैं सिक्योर होऊंगा। मैं नौजवानों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचें और देखें कि किन चीजों के जरिए से रोजगार कमाया जा सकता है, और वो स्किल्स हासिल करने की कोशिश करें। और आजकल ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग की वजह से तो आप डिग्री के, मैं ये नहीं कहता डिग्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिग्री के ना होने के बावजूद अगर आपको अच्छी स्किल्स आती हैं तो आपका रोजगार का मसला कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने स्किल की बात की है, इसमें क्या क्या जरूरी है कि हम क्या अपनी डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वी हैव टू डिसाइड कि मुझे एक सर्टेन स्किल का आना बहुत जरूरी है? क्या ये बहुत अर्ली आपकी स्टडीज की स्टेज में पेरेंट्स का बच्चे के अंदर ये शऊर उजागर करना कि यू हैव टू डू समथिंग एल्स विद योर स्टडीज, या ये उस स्टेज पर जरूरी है? ये तो वालिदैन बच्चे के जहन में डालेंगे ना, ताकि बच्चा अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद 4-5 साल स्किल या हुनर की तलाश में अपने आप को फाइंड करने में ना लगा दे या वेस्ट कर दे। सर देखिए बेटा, जो बहुत तरबियत याफ्ता बच्चे हैं ना, और जो इस सिलसिले में आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन देखते हैं, वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ करते रहते हैं। मैं बहुत हम्बली एग्जांपल देता हूं। मेरा छोटा बेटा है जो कि कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मास्टर्स कर रहा है, उसके 8 में से 4 सेमेस्टर हुए हैं, अभी उसने मुकम्मल नहीं किया, मगर साथ ही उसको एक उसके दोस्त ने बताया कि एक अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, एक फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ काम करता है, और वो अपना जो पॉकेट मनी है ना, वो वहां से बहुत आराम से, अभी वो बहुत छोटा है लेकिन अपनी पॉकेट मनी डॉलर्स के अंदर बहुत आराम से कमा लेता है। इसी तरीके से ये जो डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, इस तरह की बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप अपनी एजुकेशन के साथ भी कर सकते हैं। असल मसला यह है कि वालिदैन उनके दिमाग से और एजुकेशन सिस्टम उनके दिमाग से नौकरी को छोड़े। और तो और देखिए, पाकिस्तान का हर नौजवान डॉक्टर बनना चाहता है। अच्छा, मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि जो डॉक्टर बन जाते हैं उन बेचारों के पास भी, बहुत सारे लोगों के पास नौकरियां नहीं होती। इसीलिए तो आए दिन हर रोज डॉक्टरों के जुलूस निकल रहे होते हैं। डॉक्टर भी, उनको डॉक्टर इतनी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी अगर उसके पास स्किल नहीं होगी तो उसके लिए रोजगार का हासिल करना मुश्किल होगा। अगर वो प्रॉपरली स्किल्ड है तो पाकिस्तान के अंदर किसी रिमोट जगह पर अपना क्लिनिक खोल ले तो बहुत लोगों की खिदमत करेगा और बहुत ज्यादा पैसे भी कमाएगा। मैं आपको अर्ज करता हूं, मुआशरे में जिस चीज की जरूरत है वो है आप उनकी जिंदगियों में कितनी आसानी पैदा करते हैं। स्किल सीखने का क्या मतलब है? स्किल सीखने का मतलब है आपको कोई ऐसी चीज आती हो जिससे लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा हो। जैसे फर्ज करें अब ये काम हुआ है कि आपको रात को भूख लगी तो आपने एक ऐप के ऊपर फोन करके कहा मुझे खाना घर पहुंचा दो, खाना घर पहुंच गया। आपने लोगों की जिंदगी में सहूलत पैदा कर दी, आपने उससे कमाना शुरू कर दिया। अब ये आप अपने दिमाग से सोचें कि क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोगों की जिंदगी में सहूलत पैदा हो जाए। मैं आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी ना छोटी सी धोबी की दुकान थी। उनका बेटा जो है वो कहीं कुछ कर रहा था कंप्यूटर साइंस, उसने अपने अब्बा को कहा कि हम ये धोबी वाला काम ऑनलाइन क्यों ना करें। उन्होंने एक फेसबुक का पेज बनाया, उस पेज के जरिए उन्होंने कहा कि अगर आपके धुलने वाले कोई कपड़े हों तो हमारा बंदा आपको घर से ले जाएगा और धो के घर से दे देगा। ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसमें कौन सी डिग्री की जरूरत है? और उसका वालिद मुझे बता रहा था, वो मेरा दोस्त है, तो वो कहने लगा कि यार इस बच्चे की वजह से ना मैं अपने कपड़े उनसे रोजगार को 10 गुना 20 गुना ज्यादा हो गया। और सिर्फ ये कि हमने 2 लड़के रखे हैं जो मोटरसाइकिल पर जाते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा एक काउच है और वो जाते हैं और जाके वहां से कपड़े ले आते हैं और दे देते हैं। तो इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस बहुत सारे, ये तो छोटी बात मैंने की है ना, आप बड़े लेवल पर बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ मैं आपसे इस बात पर भी राय लेना चाहूंगी, कमेंट लेना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बड़ी तादाद में जो नौजवान नस्ल है या पेरेंट्स भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बच्चों की तालीम बाहर होनी चाहिए, या तालीम अगर यहाँ पर होगी तो नौकरी के लिए उनको लाजमी तौर पर बाहर जाना चाहिए। अब इस हवाले से भी आपका वही जवाब होगा बाहर जाने के हवाले से? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह पाक का कुंबा है, और इस बारे में इत्तेफाक से पिछले दिनों हमारे एक दोस्त आए हुए थे अमेरिका से, उन्होंने मेरे साथ एक पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया है, ब्रेन ड्रेन। तो मैं उस पर मैंने बात की थी, वो मैं अपलोड करूंगा जल्दी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हर शख्स कामयाब होना चाहता है और हर शख्स अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारना चाहता है। जब वो वेस्ट के साथ अपने मुल्क को कंपेयर करता है
और आप उसको एप्पल टू एप्पल मैच करते हैं तो आपको तमाम लिहाज से वेस्ट की लाइफ यहाँ की लाइफ से बेहतर नजर आती है। यहाँ वहां की सड़क यहाँ से बेहतर है, वहां का स्कूल यहाँ से बेहतर है, वहां की मार्केट यहाँ से बेहतर है, वहां की इबादतगाहें यहाँ से ज्यादा सेफ हैं, वहां यानी हर चीज बेहतर नजर आती है। तो फिर ऑब्वियसली एक ह्यूमन माइंड है, वो चाहता है कि मैं वहां जाऊं। अलबत्ता उसका एक हाइंड साइड भी है, जो हाइंड साइड उस वक्त पता लगती है जब वहां जाकर एक कल्चरल शॉक होता है, जब बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जब हम अपनी तहजीब से कटना शुरू होते हैं, वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि हमारे मुआशरे के अंदर उस मुआशरे में यहाँ के मुआशरे की निस्बत सहूलत ज्यादा है, तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अगर अट्रैक्ट होते हैं, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता, मगर नेशनल लेवल पर ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो लोग यहां से निकल पाते हैं यही वो लोग होते हैं कि अगर वो यहां रहें तो यहां मुआशरे में तब्दीली ला सकते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, अमेरिका की तरक्की का क्या राज है? अमेरिका की तरक्की का राज सिर्फ यह है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और बहुत मरतबा हम प्रोग्राम में जो है वो टॉपिक रखते हैं, उन्मान रखते हैं कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है या जो इज़्दिवाजी रिश्ता है ये कितना खूबसूरत है, इसको मजबूत कैसे होना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते इतने मजबूत नहीं होते, उसमें उलझने हो जाती हैं या उसमें कोई कमी आ जाती है अगर प्यार मोहब्बत में, तो ये रिश्ते कहा जाता है ना कि हमेशा एक बहुत ही ये नाजुक बंधन है, एक बहुत ही नाजुक रिश्ता है, तो ये पल भर में टूट भी जाता है। ये जितना मजबूत है, जितना स्ट्रॉन्ग है, ये उतना नाजुक भी है। तो बाज़ रिश्ते टूट जाते हैं और जिनका इख्तिताम तलाक या फिर खुला पर हो जाता है। अब जब इख्तिताम खुला या तलाक पर होता है और कुछ अरसा गुजरता है, कुछ वक्त गुजरता है, शौहर बीवी कुछ अरसा दूर रहते हैं, तो उनको एहसास होता है, नदामत होती है अपने किए हुए फैसले पर, अपनी माजी में की हुई गलतियों का एहसास होता है। ऐसे में शौहर और बीवी आपस में दोबारा से रुजू करना चाहते हैं, दोबारा से शादी या निकाह करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने देखा है कि वापसी का रास्ता या जब रुजू किए जाने की बात आती है तो हलाला ही एक वाहिद तरीका है जिसको तैयार किया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम हलाला की जो शरई हैसियत है इस्लाम में, उस हवाले से बात करेंगे और दीन इस्लाम इस मामले पर क्या रहनुमाई फरमाता है, इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू के लिए जो स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ जनाब हफीजुल्लाह बलोच साहब ने हमें ज्वाइन की है। सर थैंक यू सो मच, आप बड़ा फासला तय करके हमारे इस ट्रांसमिशन के लिए खासकर पहुंचे हैं। शरई हैसियत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैं खातून जिनका नाम शाइस्ता है, उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी और शाइस्ता पर क्या गुजरी, इनकी कहानी क्या है, वो थोड़ी सी ज़रा मैं भी आपको बता दूँ कि शाइस्ता के जनाब 2 बच्चे हैं। 12 साल की शादी हुई, जिसके बाद कुछ अनबन हुई, 12 साल के बाद तलाक हुई और फिर वापसी के लिए हलाला का क्या रास्ता अपनाया गया। मैं चाहूँगी कि आगे की जो कहानी है वो शाइस्ता हमें खुद ही सुनाए। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। जी वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता, क्या है आपकी कहानी, क्या सारा मामला हुआ? तलाक जब आपकी हो गई और जब वापसी के लिए आपने रुजू करना चाहा तो क्या सारा सिलसिला बना? बस कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए हैं और 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है और छोटी बेटी है। तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन बस अचानक से कुछ मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो गए, घर में टाइम कम देने लगे और बस ये चीज़ें दूर करती गई। फिर कुछ और बातें मुझे पता चली तो जिसकी वजह से दूरियां बढ़ी। फिर आपने खुला लिया या तलाक? बस कुछ ऐसा हुआ कि जहन जो था वो सारा डिस्टर्ब होकर रह गया था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो फिर मैं घर चली गई। अब्बू ने मुझे घर रोक लिया कि इस तरह लड़ाई झगड़े तुम्हारे चल रहे हैं तो तुम इधर रुक जाओ। ठीक। तो उसके बाद कुछ सिलसिला बना नहीं, तो फिर मैंने चाहा कि मैं खुला ले लूँ उनसे। ठीक ठीक। शाइस्ता फिर बताइएगा फिर क्या हुआ? तो फिर मैं ये सोचती रही कि मैं खुला ले लूँ, क्योंकि मैं उस घर में अब जाना नहीं चाहती जहाँ सुकून नहीं है और मैं हर वक्त टेंशन में रहती हूँ। घर नहीं रहा, हस्बैंड की तरह मुझसे पेश नहीं आता, तो मैं बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने मुझे खुद ही डिवोर्स दे दी।
तो वो मरहला भी बहुत तकलीफ दे था। घर आ गई, घर में भाभियाँ जो थी, आपको पता कि ज़िंदगी कैसी है आजकल, कि भाई और भाभी जब एक लड़की वापस घर आ जाती है तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है, ये आप समझ सकती हैं। तो जितनी भी मर्जी भाई और भाभी अच्छे हों, लेकिन अजियत ज़रूर मिलती है उस घर में दोबारा आने के बाद। शाइस्ता, कितनी देर के बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं अब सुलह हो जानी चाहिए या वापसी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, या आपके शौहर को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और फिर क्या फ़ैसला हुआ? तकरीबन 6 माह रही थी मैं अबू के घर में, तो उसके बाद फिर उन्होंने पैगाम भिजवाया कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात मुझे अजीब भी लगी, लेकिन फिर अबू ने भी कहा कि रास्ता निकल सकता है, और सब ने मुझे समझाया, अम्मी ने, भाभीियों ने भी समझाया, उनकी तरफ से भी प्रेशर था। तो फिर तय ये पाया कि खुला तो मैं नहीं ले सकी, लेकिन हलाला करने के बाद दोबारा मेरी उनसे शादी हो सकती। हलाला किया गया आपका? जी। अच्छा, क्या सारा सिलसिला हुआ तब, क्या पूरी सूरत हाल हुई, किससे किया गया? पहली बात ये कि मैं तैयार ही नहीं हो रही थी जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि क्योंकि उसके लिए मुझे एक अजनबी शख्स से शादी करनी पड़ती, जो मतलब तकलीफ दे मरहला था मेरे लिए। और बहुत सोचा, लेकिन इससे कोई बेहतर हल समझ नहीं आया। सब ने यही मशवरा दिया कि इसके अलावा तुम सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, अगर हिलाला नहीं करोगी तो क्या करोगी, सारी ज़िंदगी इसी घर में पड़ी रहोगी, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो किस तरह तालीम हासिल करेंगे, कैसे उनको बाप का प्यार मिलेगा, और वो कैसे रह सकेंगे, तुम दोनों की ज़रूरत है उनको। अच्छा, जिस शख्स से आपका हलाला किया गया, कितना दौरानिया रहा हलाले का, और क्या आप उस शख्स को पहले से जानती थी, फैमिली की, आपकी शौहर की, आपकी कन्विक्शन के बाद, मतलब कि आपकी रजामंदी के बाद ये सारा सिलसिला हुआ? हाँ, ये उससे भी तकलीफ दे बात है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अजियत की बात है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की ज़िंदगी भी गुजरेगी, और मुझे इस मोड़ पे से भी गुजरना पड़ेगा कि मेरी डिवोर्स हो जाएगी या घर ख़राब होगा, और फिर हिलाला करना पड़ेगा। और हिलाला भी जिससे हुआ वो भी, बस क्या बताऊँ मैं आपको, सोचती हूँ तो रोना आता है मुझे। किस शख्स से हुआ? आप जानती थी उसको? हाँ, मैं उनको जानती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं उनको हमेशा भाई कहती थी। वो मेरे शौहर के ना कज़न थे, और मैंने उनको हमेशा अपने भाई की नज़र से देखा। तो आपसे रजामंदी नहीं ली गई? नहीं, उनके पास इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जिस पे वो एतबार करते। अच्छा, अब आप, ये सारा वक्त गुजर चुका है, आप वापस जो है रुजू कर चुकी हैं अपने पहले शौहर के पास हैं, लेकिन अभी भी आपको ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी शादी उनसे हुई और मैं 2 दिन उनके साथ रही और फिर मेरा निकाह इनसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें मुझे सोने नहीं देती। तकलीफ दें आपके लिए पूरा मरहला। जी ठीक है शाइस्ता। अच्छा जी, अब ज़रा हम हफीज़ुल्लाह बलोच साहब से बात करते हैं। सर, आपने सारी गुफ्तगू ख़ातून की सुनी और पूरा किस्सा, पूरा मामला भी सुना। ग़ालिबन कोई जो है वो मशवरा नहीं लिया गया, किसी जानिब से कोई दीनी तरीके से जो है वो रहनुमाई नहीं ली गई, और फैमिली ने और घर वालों ने ही आपस में हलाला का एक रास्ता निकाला। क्या शरई हैसियत है और इस्लाम में क्या गुंजाइश मौजूद है हलाले के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये बात सुन के इंतहाई दुख हुआ है, और ये मसला बताने वाले भी बाज़ नाम नहाद उलमा ही हैं। मैं कहता हूँ उलमा नहीं, वो जुहला हैं कि जो अपनी दस्तार के नीचे उन्होंने ये एक हलाला इंडस्ट्री जो है वो चला रहे हैं। असल में कुरान और सुन्नत से अदम वाकफियत की वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जब कुरान और सुन्नत से बंदा वाकिफ़ होता है तो वहाँ अल्लाह ताला ने इसका बेहतरीन हल बताया। सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक ये सारे मसाइल अल्लाह ताला ने वहाँ बयान किए हैं, और हलाला की एक हलाल किस्म भी है। ये जो इन्होंने, ये मेरी बहन ने जो किस्सा सुनाया है, ये तो बिल्कुल हराम है, और ये तो लानत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लान अल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, अल्लाह लानत करता है हलाला करने और करवाने वालों दोनों पर। अब चूँकि ये मेरी बहन मासूम है, इनको तो पता ही नहीं मसाइल का, और जिस जाहिल ने ये मसला बताया होगा
इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हालांकि ये तलाक और ये सारी चीज़ें करने से पहले उलमा के पास जाना चाहिए और सब उलमा के पास जाना चाहिए। ये जो हमने अपने अपने दायरे बना लिए ना कि बस हम इन्हीं से मसला पूछेंगे, देखो कुरान और सुन्नत बड़ा वाजे है, लिहाजा कुरान और सुन्नत वाजे भी है, वसी भी है, आप सब के पास जाएं आपको आरा आएंगी। अब तलाक दी है एक मर्द ने, सजा मिलती है औरत को, ये कहाँ का इंसाफ है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अगर औरत को कंप्लीट तलाक़ें हो जाएं, यानी 3 तलाक़ें हो जाएं और इद्दत भी पूरी हो जाए, अब उसके बाद उसकी दोबारा वापस उसी शौहर से शादी नहीं हो सकती, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरो, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे मर्द से शादी करे। अच्छा, अब जब दूसरे मर्द से शादी करने का जो मतलब वो ये नहीं है कि 1 घंटे के लिए, रात के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मखसूस वक़्त और के लिए वो किया जाए, वो अपनी आज़ाद मर्जी से औरत आगे निकाह करती है और वहाँ बसने की नीयत से करती है और इत्तफाक से ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि वहाँ से तलाक हो गई या बेवा हो गई, तो अब उसके बाद फला जुनाह अलैहि, कुरान कह रहा है कि फिर कोई इसमें उस पर गुनाह नहीं है, यतराजा कि वो दोबारा वापस लौट कर उस शौहर के पास अगर आना चाहे तो वो आ सकती है। ठीक, अब ये एक हलाल सूरत है, अल्लाह ताला ने हलाले की रखी है। हमारे यहाँ जो ये अंदाज चल रहा है, जो मेरी बहन ने बयान किया है, और ये हज़ारों ऐसे वाक़यात हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, ये तो आंखों देखी मक्खी खाने वाली बात है और सबसे बड़ा गुनाह है। हत्ता कि हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला उख़बिरुकुम बिताइसिल मुस्तआर, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे सांड के बारे में ना बताऊं? तो साहबा ने कहा कालू बला या रसूला, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल आप बताएं। तो आपने फरमाया कि ऐसा सांड जैसे किसी से मांग कर इस्तेमाल किया जाता है, फरमाया कि वो है कि लान अल्लाह मुहल्लिला वल मुहल्ला लहू, कि अल्लाह लानत करता है ऐसे सांड पर कि जो हलाला करता है या करवाता है। यानी ये मुस्तार सांड की मिसाल दी है और ये अमल ही हराम है। लिहाजा ऐसे अमल की शरीयत में वजाहत के साथ कुरान मजीद में उसकी मुखालफत है। हलाले की वो एक ही सूरत जो मैंने पहले बयान कर दी है वो जायज़ है, उसी सूरत में ही वो औरत जो है वो आगे शादी करके फिर उसके बाद इत्तफाक से तलाक हो जाती है या वो बेवा हो जाती है या मुतलका हो जाती है, तो वो पहले शौहर की तरफ जा सकती है, वो भी इस शर्त में कि वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक हों कि अब वो इंसान बन के समझदारी अक्लमंदी के साथ। अगर बलोच साहब, अगर खातून उस बात पर एग्री नहीं कर रही है और तो भी एक बड़ी जो है वो मेरे ख्याल से ये कि तशवीशनाक सूरत हाल है। और मैंने कुछ दिन पहले मैंने अखबार में एक स्टोरी पढ़ी जहाँ पर इंडिया में दिल्ली का ये वाक़या था, जहाँ पर पसंद की शादी होती है और 18-21 साल की खातून और लड़का उम्र बताई जाती है। उस सूरत में घरेलू नाचाकी या जज्बाती फैसले आपको पता है इस उम्र में हो जाते हैं, तो हलाला किया जाता है एक 70 साल 60 साल आदमी के साथ, और जब निकाह हो जाता है तो वो शख्स बाद में तलाक देने से इनकारी हो जाता है। और अब आप सोचेंगे ये उस खातून के लिए कितनी जहनी अजियत या जहनी कोफ्त या कितनी तकलीफ की बात है जो इस पूरे मरहले से गुजरती है। और जैसा कि शाइस्ता ने बोला कि अब ये बात उनको बेचैन किए रखती है हर वक्त और उनको रात की नींद का चैन मुयसर नहीं है, तो डेफिनेटली एक खातून के लिए बहुत ही अजियतनाक सूरत हाल ही हो जाती है पैदा। बलोच साहब, हम आपसे ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में या इससे बाहर बहुत सारे जो हलाला सेंटर्स जो मौजूद हैं उस हवाले पर भी हम जिक्र करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का हमें वक्फे का कहा जा रहा है, जब वक्फे से वापस आएंगे तो एक और खातून हमारे साथ मौजूद होंगी जिनकी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इससे पहले हिस्से में हम लोग बात कर रहे थे कि जो हलाला की शरई हैसियत है इस्लाम में, उस हवाले साथ ही साथ हमने एक खातून से आपकी मुलाकात भी कराई जिन्होंने अपनी आप बीती आपके साथ शेयर की। इस वक्त एक और खातून हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है अंबर, और अंबर के साथ भी कुछ इस तरह से ही हुआ कि उनकी मोहब्बत की शादी हुई और 1 साल के बाद उनको तलाक हुई। जब वापसी के लिए रुजू करना चाहा तो हलाला के लिए जो है वो कहा जा रहा है, जबकि ये जो खातून है वो मेरे ख्याल से विलिंग नहीं है। अंबर से ही इनकी पूरी कहानी जानते हैं। अंबर, किन हालात का सामना करना पड़ा आपको, बताइएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि हमारी 1 साल की शादी थी, मोहब्बत की शादी थी हमारी, पसंद करते थे हम, और
बहुत खुशियों वाली ज़िंदगी हम बसर कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कभी ये रिश्ता टूटेगा ही नहीं, मगर पलक झपकते ही ये रिश्ता ऐसे मट्टी हो गया कि आज भी यकीन नहीं आता। तकरीबन 5 माह हो गए हैं मेरी तलाक हुए हुए, और 1 हफ्ते से वो मुझसे दोबारा राब्ता उन्होंने बहाल किया है, और वो मुझे कह रहे हैं कि वो दोबारा जो है रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन मैं अब इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी, मैं जाना तो चाहती हूँ उनके पास वापस, लेकिन बीच में उन्होंने ना एक शर्त रख दी है कि हलाला होगा। तो हलाला मैं करना नहीं चाहती। मैं वापस अब उस घर में, मतलब इतनी तकलीफ़ें मैंने अब बर्दाश्त कर ली हैं। अंबर हलाला क्यों नहीं आप करना चाहती? देखें, मुझे तो उनके पास जाना तो मैं उनके पास चाहती हूँ, मगर हलाला जो वो कह रहे हैं, मतलब 50 साल के एक बूढ़े आदमी के साथ कि मैं हलाला करूँ, तो मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर कोई और आजमाई से गुजरना हो तो मैं वो ज़रूर करूँ, लेकिन ये 50 साल के बूढ़े आदमी के साथ शादी मैं कभी सोच भी नहीं सकती ये चीज़। किसी आलिम से मशवरा लेने की अभी कोशिश मेरे ख्याल से आपके खामन ने, जो साबिक शौहर हैं, या आपकी फैमिली ने अभी फ़िलहाल कोशिश मेरे ख्याल से नहीं की? चले आपके मसले का हल जो है वो हम और इसके साथ साथ जो लोग देख रहे हैं उनके जो ऐसे मसाइल हैं उनका हल हम बलोच साहब से जान लेते हैं। जी सर। देखिए जी, ये जैसे मसला मेरी बहन ने बयान किया है इसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है हलाला की। और ये जो मुरवजा तरीका जो चल रहा है कि किसी 50 साल 60 साल के बंदे के साथ करवाएं, अच्छा एक तो कुरान और सुन्नत है ना, हमारी अकल लॉजिक उसके ताबे है। वैसे भी अगर इंसान थोड़ा सा अपने अकल पर जोर दे, तो जब हम आर्जी तौर पर एक औरत का निकाह किसी और मर्द के साथ कर देते हैं और उसे अगले दूसरे चौथे दिन कहते हैं कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो मेरे लिए, हुई वो क्यों दे तलाक? अच्छा, अगर कहे नहीं वो मेरी बीवी है उसको तलाक दे दो, वो तेरी है तो उससे क्यों तलाक मांग रहे हैं? यानी जहालत की इंतहा आप देखें, कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है ये चीज़। लिहाजा इसका तो बेहतरीन हल ये है कि अगर इसको 3 तलाकें कंप्लीट हो गई हैं और इद्दत भी पूरी हो गई है, तो फिर जायज़ हलाले की सूरत वही है कि जो मैंने पहले भी अर्ज कर दी कि किसी और मर्द से बसने की नीयत से निकाह किया जाए, और इत्तेफाक से अगर तलाक हो जाए या बेवा औरत हो जाए तो फिर वापस आ सकती है। ये जो तरीकाकार अभी बनाया हुआ है ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये प्री प्लान्ड है, ये प्लांटेड है, और ये अल्लाह ताला के साथ शरीयत के साथ मजाक है। अगर दूसरी शादी खातून की नहीं होती है और उसके बावजूद, मतलब कि अगर वो पहले शौहर के पास ही जाना चाहती है और दूसरी शादी का कोई किस्सा या कहानी नहीं है, तो फिर क्या तरीकाकार है? देखिए, वही मैंने अर्ज कर रहा हूँ ना मेरी बहन, कि पहले तो इनसे पूरा मसला प्रॉपर पूछा जाएगा कि क्या इनका 3 तलाकें हुई भी हैं कि नहीं। ठीक, अगर इनकी अभी 1 तलाक ही हुई है या 2 तलाकें हुई हैं, तो कुरान कहता है तलाक मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बेइहसान। तलाकें 2 मरतबा होती हैं, यानी 1 मरतबा तलाक हुई, उसके बाद 3 औरत की जो महवारियां हैं उसकी इद्दत होती है, उसके अंदर अंदर वापस लौट गई तो रजू हो गया, वापस नहीं लौटी यानी 90 दिन का पीरियड गुजर गया तो फिर वापस आ सकती नए निकाह के साथ। इसी तरह फिर दूसरी तलाक है। अच्छा, पहले तो इनका मसला तफसील तलब है कि पूछा जाए कि ये अभी हलाले की उस सूरत तक पहुंची भी है कि नहीं। अगर ये पहुंची ही नहीं तो इनका मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा, और अगर ये पहुंच गई हैं कि 3 तलाकें भी कंप्लीट होगी और तीसरी तलाक, हम अगर इसी सूरत की बात कर लेते हैं, हाँ, अगर यही सूरत है लास्ट वाली कि 3 तलाकें भी कंप्लीट हो गई हैं और इद्दत भी कंप्लीट हो चुकी हुई है, 3 तलाकों के बाद फिर ये औरत पहले मर्द के लिए हराम हो जाती है, फिर उसका कोई रास्ता नहीं है। कुरान कह रहा है ना, फला तहिल्लु लहू, फिर उसका इसके हलाल करने का जो है वो एक ही तरीका है कि हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, फिर किसी और मर्द से शादी करेगी, मगर प्री प्लान वाला नहीं तरीका होगा, क्योंकि हदीस में इसकी वजाहत आ गई है। वो यही है कि वो औरत अपने बसने की नीयत से आगे शादी करे, इत्तेफाक से तलाक हो जाए तो फिर फिर वो दोनों वापस पलट सकते हैं। ये जो सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो इदारे काम किए गए, जहां पर पैसे ले देकर भी जो आर्जी शोहर का बंदोबस्त किया जाता है और इस तरह का अमल अपनाया जाता है, वो तो फिर टोटली हराम हो गया। वो तो मैंने हदीस में इब्ने माजा की साफ रवायत है कि वो तो सरकारी सांड है। हदीस में आता है कि वो सांड बैठे हैं और वो जिना कर रहे हैं
और ये बुराई का रास्ता जो है वो उन्होंने खोला हुआ है। इनको कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। ये औरत के मुकाम के खिलाफ है, उसकी इज्जत और शान के खिलाफ है। औरत एक माँ होती है, औरत एक बेटी होती है, औरत एक बहन होती है, औरत जो है इज्जत का मुकाम है। ये कैसे हो सकता है कि आप मुस्तार उसको थोड़े घड़ियों के लिए किसी के सुपुर्द कर दें और उसके बाद उस बंदे को कहें कि आप वापस तलाक दे दो? ये मजाक है कोई? ये गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है, ये शरीयत है। देखें, हमें शरीयत से अदम वाकफियत की वजह से ये सारे मसाइल हैं। अब ना मर्दों को पता है मसाइल का, ना औरतों को पता है, और हम इस चीज को तालीम भी नहीं समझते। अगर इसको तालीम समझकर शरीयत को समझा जाए, सीखा जाए, तो मैं समझता हूं कि अव्वलन तो तलाकें ही का सही तरीका ही नहीं तलाक देने का मर्दों को आता। लिहाजा हर एक के मसले को गौर से देखना चाहिए कि क्या उसका तरीका ही अगर गलत था तो तलाक से हो सकता है हुई ना हो। तो लिहाजा ऐसे उलमा के जो इस अमल के माहिर हैं उनके पास जाना चाहिए। और ये जो बैठे हुए हैं ना इस तरह के बाजारी मौलवी, और वो इस तरह के मसले बताकर, और फिर वो लोग बेचारे इज्जत बचाने के लिए कहते हैं अच्छा मौलवी साहब फिर आप ही कर लें हलाला, बाहर हमारी इज्जत खराब हो, आप पैसे ले लें, आप ये ले लें, वो ले लें, और वो इस काम के लिए बैठे हैं। ये तो शरीयत को बदनाम करने वाली बात है। शरीयत इस बात की कतई इजाजत नहीं देती। इस बहन का मसला तफसीलन जो है वो सुनने के काबिल है। हो सकता है कि ये उस लेवल तक अभी गई ना हो, मगर मसला बलोच साहब यहाँ पे मैं ये बात कहूँ, इस तरह ये खातून है या उससे पहले खातून आई थी, अगर तो इस बहन की पूरी 3 तलाक़ें और अगर इद्दत मुकम्मल हो चुकी है और वो खातून किसी और दूसरी शादी नहीं करना चाह रही और पहले शौहर की जानिब भी रजू करना चाह रही है, तो फिर तो वाकई ये तकलीफ से गुजरेंगी। यकीनन देखें, तकलीफ से थोड़ी देर के लिए नहीं है, फिर वही बारस कर रहा हूँ बार बार, इसमें ये फ़र्क है। देखो फिर ये मुते वाली शक्ल ये आ गई ना। मुता का मतलब क्या होता है? फ़ायदा उठाना। थोड़ी देर के लिए कुछ किसी को दे लेकर थोड़े टाइम के लिए आर्जी निकाह करना, ये हराम है। शरीयत इसकी कायल नहीं है। शरीयत कहती है कि मर्द जो है वो उसको तलाक देने का इख्तियार जरूर है, रजू करने का भी उसके पास इख्तियार है। रजू का औरत के पास इख्तियार नहीं, अल्लाह ने मर्द को दिया है। औरत के पास एक खुले का हक जरूर है कि अगर वो चाहती है कि एक गलत आदमी है, फंस गई है बेचारी, शरीयत ने उसको खुले का हक दे दिया है। मगर अब तीनों तलाकों के बाद फिर जो है वो हराम होगी औरत पहले मर्द के लिए, इल्ला ये कि वो कुरान ये क्या कह रहा है, हत्ता तनका ज़ौजन गैरा, कि दूसरे मर्द से वो शादी करेगी सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने वापस जाने के लिए कर रही हूँ। लेकिन हालात इस तरह के बन गए, हालात बेशक इस तरह के बन गए, मगर उसकी नीयत यह है कि मैं आगे बसने के लिए जा रही हूँ, आगे भी हालात खराब हो गए, उसको ज़हन में आया कि इससे तो पहले वाला बेहतर था, फिर उससे खुला ले ले, वापस फिर आ सकती है। लिहाजा देखें, एक है मेरी डिजायर, एक है मेरी ख्वाहिश, एक है अल्लाह की ख्वाहिश, एक है शरीयत। आप शरीयत की तरफ आएंगे, अल्लाह हजारों रास्ते खोलेगा। और मैं बल्कि ये बात अर्ज करूं, तजर्बात में आया है, शरीयत में भी आया है। हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फोजात बहन थी, आपने अपने गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ उनका निकाह कर दिया और शादी नहीं चली। सूरह अज़ाब में आता है उनकी तलाक हो गई, बड़ी परेशानियां मसाइल बनी। वो कुरैशी खानदान की थी और ये गुलाम था ज़ैद बिन हारिसा। कुछ अरसे के बाद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मुतलका औरत के साथ निकाह किया। यानी जब भी हम शरीयत पर चलते हैं तो अल्लाह पहले से बेहतर रास्ते निकालता है। हम शरीयत की तरफ जाना नहीं चाहते, इसलिए इसी अजाब में सारी जिंदगी जो है हमारे लिए वो अजाब बन जाता है। और तकालीफ में बेचारी औरतें गुजारती हैं। बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर खातून दूसरी शादी कर लेती है इसी नियत के साथ कि वो घर बसाना चाहती है और मर्द या हालात इस तरह से आगे अगर ख़राब हो जाते हैं और मर्द दूसरा जो है अगर वो फिर तलाक नहीं देना चाहता और खातून खुला ले लेती है, तो क्या उस सूरत में भी वो फिर पहले शौहर से रजू कर सकती है? जी कर सकती है। ठीक है, उसके लिए तलाक का होना जरूरी नहीं है, फिर खुला ले सकती है, अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया खुला लेने का। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पर जो हलाला सेंटर्स बने हुए हैं आपके भी यकीनी तौर पर इल्म में हैं, उस हवाले से आप सर, ये तो मेरी बहन इतना बड़ा जुल्म है और ये जुर्म है, और ये तो मैं समझता हूँ कि दीन के नाम पर एक स्टिग्मा है। इनको जूते मारने चाहिए, इनको सजाएं देनी चाहिए, और ये पीपीसी के अंदर इस प्रॉपर इसकी सजा इसकी रखनी चाहिए। चंद दिन पहले मैंने इंडिया का एक क्लिप मैंने देखा, एक औरत बेचारी नकाब पोश है और वो कह रही है कि मेरी लव मैरिज हुई और कुछ अर्सा के बाद मुझे तलाक हो गई और फिर मुझे कहा गया कि अब इसका हलाला जो है, इसका हल है, मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला करवाया गया। यानी वो बाप है। कुछ अर्सा के बाद फिर वो वापस जब आ गई, फिर उसको यही मसले से गुजरी, फिर उसके देवर के साथ उसका हलाला करवाया गया।
ये तो मजाक है, ये कोई शरीयत थोड़ी है। और ये लोग कौन कर रहे हैं? ये वो लोग कर रहे हैं कि जिनको बेचारों को दीन की अबजद का भी पता नहीं है। इसलिए कुरान ये कहता है फसअलूहुम अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले इल्म से सवाल करो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। बिल्कुल अहले इल्म से सवाल करें। और इसके साथ साथ ये जो जिस तरह से हमारे पास दो खवातीन आई और जिन्होंने अपनी आप बीती पूरी आपके साथ शेयर की, जब खानदान के महज चंद अफराद बैठकर फैसला कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना है, तो वो बिल्कुल शरई तौर पर जिस तरह से मौलवी साहब ने, बलोच साहब ने फरमाया कि वो हराम है, वो हरगिज इस्लाम में जायज नहीं है, तो उससे बेहतर है कि जो साहिबे इल्म है आप उसके पास जाएं और एक दर पे नहीं, आप 3-4 जगह से रहनुमाई हासिल करें और फिर किसी फैसले को पहुंचे। इसके साथ ही जनाब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब। सर बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। और वक्फा लेते हैं जनाब, फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और किचन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। अनम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो अब खत्म होने वाली है, ब्रंच टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो अनम आज क्या बन रहा है? तो नबीहा आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही, आपको पता है, फेमस हाई टी करें, डिनर करें, कुछ भी करें तो उसमें ये बड़े फेमस होते हैं, जो कि हम बनाने जा रहे हैं आज चिकन टेम्पुरा। ठीक है। तो और ये हम किसी भी मीट में बना सकते हैं? किसी भी मीट में, जैसे यानी कि जो मैरिनेशन आप बताने वाली हैं वो सेम होगी, बस सिर्फ मीट को चेंज कर सकते हैं और कुकिंग टाइमिंग जो है वो। अच्छा, तो क्या चाहिए मैरिनेशन के लिए? सिंपल हमने चिकन लिया है। मैं तैयार करूं मैरिनेशन? बिल्कुल आप कर लेते हैं। क्या बात है। सिंपल जो है नबीहा, मैं आपको पकड़ाती हूँ, डालती जाती हूँ। ओके। सिंपल चिकन बोनलेस लिया है। ठीक है, कितना हमने लिया चिकन? ये है हाफ केजी के करीब। ठीक है। और उसको मैंने इस तरह से, आप देख रही होंगी कि लंबे लंबे इस तरह से स्ट्रिप्स में काट ली। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने पहले थोड़ी सी व्हाइट पेपर ऐड की है और अब इसमें थोड़ी सी जो है ये रेड चिली क्रश वाली जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है। स्पाइसेस कैसे रखेंगे? नॉर्मल, बिल्कुल माइल्ड रखेंगे, बिल्कुल माइल्ड रखेंगे। सॉस हम ऐड करेंगे इसमें। ये कौन सी सॉस है? सोया सॉस है। ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। जी ठीक है। उसके बाद आप ये ऐड करेंगे इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। ठीक। अच्छा जी, ये थोड़ा सा वो, हाँ, थोड़ा सा उसका टैंगी फ्लेवर देने के लिए। अच्छा, ये इसकी मैरिनेशन को रखेंगे हम कुछ देर? अच्छा, आप घर में अगर आपके पास टाइम हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि हाफ एन आवर गुड, बहुत गुड इनफ होगा इसके लिए। बस 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून हमने बेशक थोड़ा सा और डाल देते हैं जरा, क्योंकि चम्मच छोटा है हमारे पास। तो उसके बाद आपने इस मैरिनेशन को करने के बाद तकरीबन हाफ एन आवर के करीब रखना है, और या 1 आवर लीस्ट। उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। ये चिकन पाउडर आपने डालना है। चिकन पाउडर ऐड करने से, हाँ जी, 1 टेबलस्पून डाल दें। ठीक है, बस, क्योंकि हम इसमें नमक नहीं ऐड करें, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, जो मस्टर्ड सॉस होती है उसमें भी नमक है, तो इसलिए बस सिर्फ चिकन पाउडर, दैट्स इट। बस ये मैरिनेशन हो गई। अब जो है बेसिक जो चीज़ है, मीट आपकी अपनी चॉइस का, मैरिनेशन सेम यही रखें। अगर आप कोई और स्पाइसेस इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गई और रेड चिली आप अगर ऐड करना चाहिए तो ये आपके पास ऑप्शन है। टेम्पुरा का जो बेसिकली मैरिनेशन होती है वो बड़ी माइल्ड सी होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, तो मैं वही देख रही हूँ कि बहुत कम हमारे इसमें। अच्छा नबिया, अब आ गया मेन काम। इसको मिक्सर हम जी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, यूजुअली जब हम इस तरह फ्राइंग की रेसिपीज बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर लेते हैं, जितना पड़ा होता है हम सब कुछ चाइनीज और देसी मिक्स करके। हाँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं आपने ऐसे करना। ठीक है। अच्छा जी, अब ये 2 कप के करीब जो है मैदा है, इसके अंदर ये जाएगा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब चिकन पाउडर, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, सिर्फ इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए। ठीक है, ठीक है जी। फिर अच्छा, हम इसको मैरिनेशन के लिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन घर में तकरीबन हाफ एन आवर के लिए, बिल्कुल हाफ एन आवर के लिए, आपने जनाब मैरिनेशन करके इसको लाजमी रखना है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे आप तैयार कर रही हैं? ये जो है मैदा, इसमें सॉल्ट है और चिकन पाउडर है। दैट्स इट। सॉल्ट कितना ऐड किए? सॉल्ट बस टू टेस्ट, सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, ताकि आपको कोटिंग जो है वो बिल्कुल लगे ना ऐसी कि मजेदार नहीं है, फ्लेवर नहीं है। अच्छा, ये एक सोडा अवेलेबल होता है, क्लब सोडा इसे कहा जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। आप चाहे बड़ी कंपनीज का ये क्लब सोडा मिलता है, आप किसी भी कंपनी का ले लें। रेस्टोरेंट और अगर आप चाहते हैं, अगर ये आपको नहीं मिलता तो आप स्पार्कलिंग वाटर जो है वो भी इसके अंदर ऐड करें,
अगर वो वाला भी ऑप्शन आपके पास नहीं है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको इसकी एक्सेस नहीं है, तो फिर आपने फुल ठंडा पानी जैसे कि चिल्ड वाटर जो होता है, खवातीन वो यूज करेंगी, बिल्कुल वो ले लें, ठीक है। अच्छा, इससे एक अभी आप मैं इसके अंदर डालूंगी तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा एक ये बड़ी अच्छा सा इसका टेक्सचर बनेगा। अच्छा जी, इसको हम पानी ऐड करने से और ये वाटर ऐड करने से क्या फ़र्क आएगा तकरीबन? इसका भी जब हम फ्राई करेंगे तो बेसिकली जो हमारा बैटर होगा वो बहुत ज़्यादा जो है लाइट बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सॉफ्ट भी बनेगा जी, सॉफ्ट बनेगा। पानी अगर ऐड करते हैं तो उससे हार्ड तो नहीं होगा? जी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये आपने एक चीज़ रखनी है नोट कि इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से बैटर को हमने मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर हमें अभी मैं इसलिए 2 मैंने मंगवाए थे, अगर हमें और की जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें और डालेंगे, क्योंकि हमने बैटर जो है स्लाइड सा लिक्विड ही बनाना है, ज्यादा थिक बैटर नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका ये कितने हमने ये मतलब इसकी क्वांटिटी जो है मैं चाह रही हूँ कि वो हम शेयर कर दें। तकरीबन आप अगर ये सोडा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर तो तकरीबन आप समझे कि 2 जो है सोडा इसके अंदर जाएंगे। अच्छा। तो ग्रेजुअली ऐड करते जाते हैं ताकि जो इसकी थिकनेस है उसको भी मेंटेन करके रखें। ठीक है। ऑयल हमने रख दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए ताकि बिल्कुल दिखाएगा जी बिल्कुल ये बस नबीहा ये देखें ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। हमारे बैटर की ना ज्यादा टाइट है और हार्ड नहीं हो, और ये ड्रिप भी हो रहा है और साथ में उसके ऊपर लगा भी हुआ है, ये देखें। ठीक है, बेहतरीन। ये अब आप थोड़ा सा जो है उसकी फ्लेम तेज कर ले। ठीक है जी। और अब मैं बस आपको डिप करके देती जाऊंगी और आप इसके अंदर जो है वो बनाती जाए। डन। हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है, इतनी फ्लेम हमारी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आप इसको डिप करेंगे। अच्छा, आप इसके अंदर जो है ये वाले बैटर में वेजिटेबल्स भी जो है फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ओके, ठीक है। बिल्कुल हमें ऑयल की कंसिस्टेंसी जो है यही चाहिए, इतना ही गर्म। वो देखें कैसे ऊपर जो है, और मुझे क्यों लगा ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। ये फ्लफी बनेगा मगर होगी इसकी बेस जो है वो क्रिस्पी। ठीक, अमेजिंग। और सबसे मज़े की बात है कि जो अनम ने बैटर बनाने की जो रेसिपी बताई है वो हम किसी भी मीट के साथ इनफैक्ट वेजिटेबल्स हो बिल्कुल, या बीफ, बीफ, हाँ बीफ भी अगर होगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि बीफ को पहले से अलग से आपने कुक कर लेना है, क्योंकि फ्राइंग में इतनी जल्दी बीफ जो है वो होगा नहीं। या फिर आप अंडरकट ले लें और अंडरकट से आप उसको बनाएं, उससे बहुत अच्छा। अच्छा, मजे की बात यह है कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो घर में इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है, सिवाय ये सोडा आराम से बहुत इजीली अवेलेबल है। किसी भी आप अच्छे बड़े स्टोर पे चले जाए वहाँ पर आपको ये जो है क्लब सोडा हर तरह के ब्रांड में जो है अवेलेबल होता है, नहीं तो आप स्पार्कलिंग वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्रिप में आए तो हम बिल्कुल इसको करते हैं ताकि बैटर जो है वो अच्छी तरीके से इसके साथ। बिल्कुल। और किस सॉस के साथ हम इसको इसको हम कर रहे हैं, ये मैंने मायोनीज और केचप के साथ एक सॉस बनाई हुई है वो, और साथ में स्वीट चिली सॉस के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और वेजिटेबल में नबीहा आप इसके अंदर जो है जैसे कि शिमला मिर्च हो गई और प्याज हो गया, और पोटैटोस को बेक करने के बाद आप उसको इस बैटर में कोट करके आप उसको फ्राई कर सकते हैं। तो ऑप्शन अच्छी शेप में आ रहे हैं ना ये। अच्छा, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जिन लोगों के घर में मेहमानों का ज्यादा आना जाना है, हाँ। बड़े जबरदस्त से जिपर्स मार्केट से मिलते हैं, अगर हम उसमें चिकन बोनलेस रखें तो हम उससे बहुत सारी चीजें बिल्कुल नबीहा एक प्लेटर बना सकते हैं इजीली आप इसको जो है कर सकते हैं। आप बेशक उसको दूसरे स्पून के साथ कर ले चेंज इसकी साइड। ठीक है। अब आप सिर्फ अभी अगर आप इसको चम्मच के साथ टच करी होंगी तो आप फील करी होंगी कि कितनी क्रिस्पी कोटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्रिस्पी कोटिंग इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो है क्लब सोडा गया हुआ है। ओके, इसका नाम ही क्लब सोडा है। इसको कहा तो क्लब सोडा जाता है मगर ये काफी है और ब्रांड्स के अंदर मतलब अच्छे से फ्राई करना है हमने अच्छे से, बिल्कुल कि आपका चिकन भी कुक हो जाए। अच्छा, चिकन बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा मोटे स्ट्रिप्स आपने नहीं काटने, क्योंकि कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। उतने पतले स्ट्रिप्स बनाए जितने में आपको अंदाज़ा हो कि जो है हमारा चिकन अंदर से कुक भी हो जाएगा और एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आता है। कलर ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत सा आना चाहिए, और ये मज़ेदार क्रिस्पी लग रहा है ना, और झटपट रेसिपी है। कोई ऐसी लंबी चौड़ी रेसिपी। आपने चिकन मैरिनेट करके रख लिया, कुछ वेजिटेबल्स आपने रख ली हैं, फौरन मेहमान आए, अब आप बैठे हुए हैं तो आपने हार्डली इसका कुकिंग टाइम जो है हार्डली 10 मिनट्स। अच्छा, बच्चों को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। बिल्कुल,
बच्चे बड़े पसंद करते हैं इस तरह बहुत के स्नैक्स अच्छे। वगैरह। मतलब मुझे वैसे पर्सनली ज़्यादा सी फूड में प्रॉन टेम्पूरा बड़ा पसंद है, तो प्रॉन टेम्पूरा जो है वो भी आप इस तरह टाइगर प्रॉन्स ले लें, या अगर आपको श्रिम्स भी लेने हैं तो आप श्रिम्स भी ले सकते हैं। तो दोनों श्रिम्स के साथ भी रेसिपी बड़ी अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के साथ ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छी है, आप दोनों के साथ। अच्छा अनम, सॉस के बारे में बताइएगा जरा, सॉस के साथ हम इसको किसको सर्व करेंगे? सॉस बेसिकली मैंने इसके अंदर लिया है गार्लिक मायो है, साथ में चिली गार्लिक सॉस है, थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस उसमें मैंने ऐड की है, थोड़ा सा रेड चिली क्रश और थोड़ा सा मैंने ना ब्लैक पेपर ऐड करके उसको इस तरह से सॉस की फॉर्म में बनाया। ठीक है, 2 सॉसेज हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको किसी के साथ भी सर्व करें। बिल्कुल ठीक है। बस और 1-8 मिनट आप इसको फ्राई करेंगी तो ये जो हमारे मज़ेदार टेम्पूरा है ये फ्राई हो और ये जाएगी। परफेक्ट हाईटी आइटम है अनम, परफेक्ट हाईटी आइटम। थोड़ा सा कलर और हम इसको कर देते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा गोल्डन कलर मजीद इसका। बहुत हाई फ्लेम नहीं आपने रखना, बहुत लो फ्लेम नहीं रखना। हाँ, क्योंकि आपने अपना चिकन भी कुक करना है ना अंदर। चिकन भी आपका अच्छे से कुक हो, अंदर से वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये लें बिल्कुल नबिया, निकाल लें बस इसको बाहर निकाल लें। हाँ जी, इसमें निकाल लें, फिर उसमें सेट कर लेते हैं। ओके जी, अब आप देखिए क्या टेम्पटिंग सी शक्ल बनी है इनकी, ज़बरदस्त। ये जो क्रिस्प आप देख रहे हैं, ये क्रिस्प बेसिकली अगर आप ठंडे पानी से भी बनाएंगे तब भी ऐसा क्रिस्प आएगा। ज़बरदस्त। ठीक है, ठीक है जी, अब आप उसको निकाल लें डिश में। हम मज़ीद इसके अंदर तब तक करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसको तब तक डिश में लगाती हूँ ताकि इसका जो ऑयल है बेसिकली, अगर आप कोई टिश्यू या कोई भी पेपर वगैरह नीचे रखेंगे तो जो ऑयल है वो प्लेट में अलग से रह जाता है, इसलिए जो सर्विंग डिश है उसमें हम डायरेक्टली नहीं लगाते हैं। तो ये बात खवातीन को पता होती है ज़्यादातर। और ये बैटर जो है आप इसको बनाकर 1-2 दिन जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर हमारे पास इसका आया है और ज़बरदस्ती सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये प्लेट में यहाँ पे रखती हूँ जब तक ये कुक होता है। भी आज तो हमारा ब्रंच ऑफिस में ही होने वाला है। ब्रंच जबरदस्त सा, और हाई टी का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। प्लस अगर आपका वैसे भी अगर दिल कर रहा हो तो आप ये अगर बैटर बना हुआ है। अच्छा, इसमें हमने दड़ा मिर्च यानी कि वही हमने रेड चिली ऐड की, उससे पाउडर नहीं, हम पाउडर बिल्कुल भी नहीं। और ब्लैक पेपर आपने? ब्लैक पेपर नहीं, मैंने व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर ऐड, क्योंकि जो बेसिकली टेम्पूरा की कोटिंग होती है वो फिर इसमें कोई जीरा सूखा धनिया ऐड करने खवातीन मत बैठ जाइएगा क्योंकि इसमें सॉसेस डली हुई हैं, तो उसके साथ बिल्कुल ऑरिगेनो भी नहीं डलेगा या कोई ऐसी चीज। ऑरिगेनो तो इटालियन हर्ब है वैसे, अगर आप डालना चाहे तो इटालियन हर्ब है, अगर आप वो यूज करना चाहें तो कोई भी ऐसी चीज जो कि बेसिकली हमारे टेम्पूरा का कलर चेंज कर दे, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं। चूंकि हम प्रोग्राम अभी क्लोज कर रहे हैं, रेसिपी एक बार फाइनल जरा क्विक शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल, हमने चिकन लिया था बोनलेस, हाफ के जी के करीब उसको स्ट्रिप्स में काट लिया। उसके बाद मैरिनेशन में कुटी हुई लाल मिर्च थी, सफ़ेद मिर्च थी और मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं और पेस्ट भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास। साथ में चिकन पाउडर डालकर इसकी मैरिनेशन कर ली। मैरिनेशन के बाद अच्छा है कि अगर मैरिनेशन को आप आधा घंटा रखें, उसके बाद आपने क्या करना है कि बैटर बनाना है। बैटर में मैदा है 2 कप के करीब और उसमें सोडा ऐड किया। थैंक यू सो मच अनम जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल आपसे होगी मुलाकात। रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।